जी अस्सलाम वालेकुम। EPRC स्टेट बैंक आपको इशू करता है हर ट्रांजेक्शन पे जो आप फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में इन कैश करवाते हैं। इस सर्टिफिकेट के ऊपर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। इसमें अमाउंट क्या रिसीव हुई, क्या कन्वर्जन रेट अप्लाई हुआ, फॉरेन करेंसी की अमाउंट, लोकल करेंसी की अमाउंट। इसके साथ साथ एक पर्पस की फील्ड आ रही होती है, पर्पस ऑफ रेमिटेंस। एक आ रहा है EPRC में, और इसी तरह SPRC के अंदर भी एक फील्ड आ रही है, पर्पस ऑफ रेमिटेंस। आज हमारी डिस्कशन इस पॉइंट के ऊपर है कि आपको पर्पस लिखते हुए या नोट करवाते हुए जो बंदा फॉरेन रेमिटेंस भेज रहा है उसकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पर्पस के ऊपर उसकी गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पर्पस अगर डिफरेंट होगा, जो आपने भेजा होगा, अगर उस पर गलती से कुछ और लिख दिया गया तो उससे आपकी टैक्स कैलकुलेशन पे फर्क पड़ेगा जो बंदा पाकिस्तान में पैसे रिसीव कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पर्पस रेमिटेंस का जो होता है पाकिस्तान में, जो रेमिटेंस रिसीव होती है उसमें मेन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले वर्कर्स रेमिटेंस है, जिसको आप होम रेमिटेंस बोलते हैं। पाकिस्तान से बाहर आपका कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई भी बंदा बाहर बैठा है, वो आपको पाकिस्तान के अंदर पैसे भेज रहा है इन फॉरेन करेंसी और आप उसको इन कैश करवा रहे हैं, वो कहलाती है वर्कर रेमिटेंस, जो आपको वो एज अ फैमिली सपोर्ट पैसे भेज रहा होता है। अच्छा, अब ये वर्कर रेमिटेंस जो है, अगर ये इसका पर्पस आपने वहां मेंशन किया है, इसका रेलिवेंट कोड सिस्टम के अंदर से यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखें तो इसके साथ नीचे पर्पस के बाद नीचे पर्पस कोड भी आ रहा है। तो जो भी आप कोड एंटर करवाएंगे अपने सिस्टम में, बैंक ऑफिसर को आप मेंशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पर्पस यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम जब वो कोडिंग के ऊपर चल रहा होता है। अगर आपने वर्कर रेमिटेंस का पर्पसली मेंशन किया अपने PRC पे, जब आपने फंड ट्रांसफर किए, फॉरेन रेमिटेंस भेजी, तो PRC पे वर्कर रेमिटेंस लिखा हुआ आएगा। वो बंदा जो पैसे रिसीव कर रहा है उसके लिए ये इनकम एग्जेम्प्ट है, अगर वो चार कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि आप फॉरेन करेंसी में पैसे भेजे, बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजे, उसके बाद आपने इनकैशमेंट करवाई PKR में, और आपको PRC सर्टिफिकेट इशू हुआ, वो आपके रिकॉर्ड में मेंटेन है। ये चार कंडीशन अगर मैं फुलफिल की और आपने पर्पस में वर्कर रेमिटेंस लिखवाया हुआ है, तो ये अमाउंट आपकी एग्जाम होगी उस बंदे के लिए जो पैसे पाकिस्तान में रिसीव कर रहा है। सेकंडली, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं कि अगर आप कुछ चीज बना के बाहर भेज रहे हैं, कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आती हैं। एक्सपोर्ट के कुछ पैसे आपको रिसीव होते हैं अगेंस्ट सप्लाई या सर्विसेज, तो उस पर डिफरेंट टैक्सेस हैं। जैसे अगर आपने एक्सपोर्ट प्रोसीड पर्पस मेंशन किया हुआ है, जो पाकिस्तान से बाहर आपको पैसे भेज रहा है बंदा या कंपनी कोई भी भेज रही है, तो उसमें जो सप्लाई है, जो गुड्स हैं, उनके ऊपर नॉर्मल टैक्स रजीम अब फाइनेंस एक्ट 2024 के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा दी गई। पहले उस पर फाइनल टैक्स रजीम थी। जैसे नीचे यहाँ पे मैंने एक स्नैपशॉट भी लगाया हुआ है रिगार्डिंग चेंजेस इन फाइनेंस एक्ट 2024 फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है उसमें इससे पहले क्या था कि फाइनल टैक्स लायबिलिटी थी 1% टैक्स में होल्ड होता था पेमेंट रियलाइजेशन के टाइम पे, और वही आपकी फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी होती थी, कोई और टैक्स पे नहीं करना पड़ता था एक्सपोर्टर को। लेकिन अब इसको मिनिमम टैक्स कर दिया कि इसका मतलब क्या है कि आपने साल के एंड में जाके अपनी इनकम देखनी है कि उस पर टोटल टैक्स कितना बनता है। उसको आप कंपेयर करेंगे विद योर 1% मिनिमम टैक्स जो आपका पूरे साल में विद होल्ड हुआ। अगर वो अमाउंट कम है तो उसका डिफरेंशियल आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज जो आपने पे कर दिया उसको आप अगले सालों में जाके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, एडजस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा एक एडिशनल 1% टैक्स इंप्लीमेंट किया गया फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड, जो कि एक्सपोर्टर को बेयर करना है कि जब वो पैसे पाकिस्तान में रिसीव करेगा तो एडिशनल 1% बैंक उनका विद होल्ड करेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब सर्विस की अगर बात करें, इसमें फ्रीलांसर्स आ जाते हैं आपके, और जो सर्विसेज वगैरह बैठ के दे रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, IT एक्सपोर्ट सर्विसेज हैं या IT इनेबल सर्विसेज हैं, उनके ऊपर 0.25% का रिड्यूस रेट है। लेकिन ये रिड्यूस रेट सिर्फ इस साल के एंड तक के लिए है। टैक्स ईयर 2025 के बाद इसको अगर रिवाइज ना किया गया इसकी टाइमलाइन को, तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये नॉर्मल रेट पे चला जाएगा, विच इज 1%। तो 1% आपका टैक्स विथहोल्ड होता है, ये आपका फाइनल लायबिलिटी ही है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जो सर्विसेज दे रही है, तो उसके लिए फिर कंपनी के लिए आपके कॉर्पोरेट रेट्स अप्लाई होंगे, जो कि आपके नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी वाले हैं। अब यहाँ पे अगर आपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का पर्पस मेंशन किया होगा, तो आपके ऊपर अकॉर्डिंगली डिफरेंट क्राइटेरिया अप्लाई होगा टैक्स का। इसी तरह अगर आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पर्पस वहां पे मेंशन किया हुआ है कि आपको पाकिस्तान में जो पैसे रिसीव हुए हैं ये एज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर का कोई बिजनेसमैन है या कंपनी है जो पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट कर रही है आपके थ्रू, और उसके ऊपर वेरियस टैक्स इंसेंटिव्स हैं और कुछ एग्जेम्पशंस भी अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस। लास्टली, लोन के तौर पे कोई पैसे अगर आप पाकिस्तान में रिसीव कर रहे हैं या बोरिंग आपने फॉरेन कोई लोन लिया बिजनेस के लिए, तो उसके ऊपर सेक्शन 106A अप्लाई होता है, जिसमें देर इज सर्टेन लिमिट कि आपके जब कोई लोन लेते हैं तो उस पर आप मार्कअप क्लेम करते हैं एज एन एक्सपेंस जो आप पे कर रहे होते हैं। अब मार्कअप अमाउंट अगर आपकी पूरे साल में फॉरेन बोरिंग के ऊपर 10 मिलियन से कम है, तो फिर देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आप 100% अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अमाउंट ज्यादा है और 10 मिलियन से ज्यादा की अमाउंट का मार्कअप आपने एक साल में पे किया, तो आपको सारी परसेंटेज अलाउ नहीं होगी, उसका कुछ पोर्शन आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने पाकिस्तान के बाहर लोन अप्लाई किया और आप जो पेमेंट कर रहे हैं तो डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो उसके ऊपर एक लिमिट लगा दी गई है कि इससे ज्यादा अमाउंट अगर आप पे कर रहे होंगे तो फिर आपको एज एन एक्सपेंस वो अमाउंट अलाउ नहीं होगी। तो अब इस पूरे टॉपिक का, आज की वीडियो का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि पर्पस की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि अगर आप पर्पस को चेंज कर दें, उसमें आप एग्जामिशन से निकल के एक टैक्स की ब्रैकेट के अंदर आ सकते हैं, या आप टैक्स ब्रैकेट से निकल के एग्जामिशन में जा सकते हैं।
अगर आप उसमें पर्पस लिखते हैं कि टाइम पे बैंक ऑफिसर ने जो भी अथॉराइज डीलर है उसको, उसके साथ आप बैठ के इसको एक दफा वेट कर लें, एक दफा वेरीफाई कर लें कि उसका पर्पस ठीक मेंशन की, क्योंकि पाकिस्तान में जो अमाउंट रिसीव होगी तो वो पर्पस की बेसिस पे डिसाइड होगा कि इस पे क्या टैक्स अप्लाई होना है या क्या इसका, अगर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता तो किस सेक्शन के अंडर ये एग्जेम्प्ट है। लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है अपनी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप तक रीसेंट नोटिफिकेशन टाइम रिसीव होती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।